चलिए अब आते हैं हम। चलिए स्टार्ट करें ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ जी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। ये कहता है, देखो हमारे कोर्स में हम ये कहते हैं कि हमें कोई भी बिजनेस करना है तो या तो मैं एक दुकान खोल लूं तो मैं मालिक कहलाऊंगा। अब अगर मैं एक दुकान खोल लेता हूं तो भी तो अगर मैं मालिक कहलाऊंगा तो मुझे हिसाब किताब तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर मान लो और नीचे आ जाऊं, मैं दुकान नहीं खोलता, ध्यान तो सुनना, मैं सिर्फ एक पान की दुकान खोलता हूं। ठीक है। छोटा सा काम बिल्कुल। पान वाला हो गया, दूध बेचने वाले हो गए, ठीक है, गुटखा बेचने वाले हो गए। इनका इनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये अपना हिसाब किताब रखवाएं चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो वो ये जानना चाहते हैं कि शॉर्टकट में बता दो कि मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं। ठीक है, तो वो हम करेंगे अभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले में। ठीक है। पर जब उनका बिजनेस बढ़ता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लेते हैं कि हाँ भाई अब मेरा बिजनेस बढ़ गया, अब मुझे साल भर में बताओ कि मैंने किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने देने हैं, मैंने क्या प्रॉफिट कमाया। तो वो आ जाता है किसमें, सोल प्रोपराइटर ऑफ फाइनल अकाउंट। अब जब बिजनेस और बढ़ जाता है तो एक आदमी के लिए संभालना मुश्किल नहीं होता, तो वो किसी अपने जैसे दूसरे आदमी को ढूंढता है, यार तू पैसे लगा, हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं तो ये मेरा बिजनेस दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करेगा, है ना। तो वो क्या कहलाता है फिर, पार्टनरशिप। ठीक है। और जब पार्टनरशिप भी बढ़ता चला जाता है बिजनेस, तो हम सोचते हैं कि यार हिंदुस्तान के हर कोने में मेरा नाम हो, बिजनेस हो, तो दो आदमी क्या चार आदमी क्या, वो तो ये सारे काम नहीं कर सकते ना। तब हम क्या करते हैं, कंपनी खोल लेते हैं। समझ में आ गई बात, ये ओवरव्यू है। तो कहां से शुरू किया, पान से। ठीक है। और कहां तक पहुंच गए हम, फ्रेंचाइजी तक। जैसे हल्दीराम है, नहीं, एक दुकान शुरू करी समोसे से, ठीक है, और कहां तक पहुंच गए, इंटरनेशनल। तो यहां भी वही अकाउंट्स है। तो एक पहला आएगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है, वो इसके बाद करेंगे हम। फिर आएगा कन्वर्शन टू डबल एंट्री, यानी यही फाइनल अकाउंट। फिर आएगा पार्टनरशिप, फिर आएगा कंपनी, ये हमारा system। तो इस फाइनल अकाउंट में हमें क्या करना होता है, तीन अकाउंट्स बनाने होते हैं हमारे को, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। कई बार वो पूछ लेता है आपसे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। नहीं, इसमें भी पूछ लेता है। हाँ, ये प्योर 11th 12th वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां हम इंटरचेंजेबल नाम दे रहा है वो। ठीक है, बिलो द लाइन अकाउंट। ठीक है, इस नाम पर मत जाना एडजस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब है हाउ द प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएटेड। ये तो ये मतलब इंटरचेंजेबल नेम दे देता है आपको ना। तो ये ध्यान से समझना, एक ही नाम है। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्या बताएगा कि मैंने साल भर में कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बताएगा कि मैंने कितना साल भर में प्रॉफिट या लॉस कमाया। ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन अगर वो पूछेगा, ठीक है, तो बताएगा कि कितना प्रॉफिट मैं घर ले जाऊंगा, ये प्रॉफिट कमाया, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। यानी कहने का मतलब है इतना प्रॉफिट मैं घर ले जा सकता हूं। ठीक है। बैलेंस शीट आपको बताएगी पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। राइट।
ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या फर्क होगा। ये दिखाएगा मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, और ये बताएगा कितना प्रॉफिट मैं घर ले जा सकता हूं। जैसे कोई एम्प्लॉई है ना, उसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो वो सैलरी उसकी अर्नड है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर कुछ कटौती कर लेता है, इतना पैसा उसके पीएफ में डाल देता है, ठीक है, इतना उसके इंश्योरेंस में डाल देता है, तो बाकी जो कट के मिलता है वो टेक होम कहलाएगा, है ना। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो ये टेक होम प्रॉफिट है, इसको क्या बोलते हैं, टेक होम प्रॉफिट। यानी इतना प्रॉफिट मैं घर ले जा सकता हूं। और अगर मैं नहीं बना रहा पीएल अप्रोप्रिएशन, कोई है ही नहीं अप्रोप्रिएट, तो सारा प्रॉफिट जो कमाया है आई कैन टेक टू द होम, ठीक है। एचयूएफ एक ट्रस्ट होता है जो फैमिली बनाती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कि भाई जो मैं उसमें एक सबसे पहले एक कर्ता डिसाइड करते हैं कि भाई जो फैमिली का मुखिया होता है वो सामान्य तौर पर कर्ता, सामान्य तौर पर वो कर्ता बनता है, पर जरूरी नहीं है कि वो ही कर्ता बने हर केस में। वो अपनी मिसेस को भी कर्ता बना सकता है, वो अपने छोटे भाई को भी कर्ता बना सकता है, बट अगर उसको अपने अलावा किसी और को कर्ता बनाना होता है देन ही हैज टू मेंशन। और नॉर्मली सामान्य नॉर्मली, पर वो चाहे तो किसी और को भी बना सकता है कि भाई मैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो मैं अपने भाई को कर्ता बना रहा हूं। नहीं, पर उसको शुरू से ही बताना पड़ता है कि मैं कर्ता नहीं बन रहा, मैं कर्ता इसको बना रहा हूं, ये है। और सामान्य है इसके सोल प्रोपराइटर में और इसमें बेसिकली जरूरी नहीं है हम रजिस्ट्रेशन करवाए, हम खाली बैंक अकाउंट खोल के भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, एचयूएफ को रजिस्टर्ड कराना अच्छा होता है, पर मैंडेटरी वाली बात नहीं आती। जैसे पार्टनरशिप है, अब नहीं रजिस्टर कराओ ओरली चलते रहे तो क्या दिक्कत है, दिक्कत तो तब आती है जब लड़ाई हो, बस, है ना। तो एचयूएफ में भी यही है कि कोई सदस्य क्लेम करे, ये करे वो करे, तब उसको पहले रजिस्टर्ड करा लो। हो गया, नोट कर लिया, चलो। बट एचयूएफ इज ट्रीटेड एज लाइक ट्रस्ट। देखो सबसे पहले बनाओगे आप ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। नॉर्मली ये बनता है 1 साल का, नॉर्मली ये बनेगा हमेशा 1 साल का। ऑफ द कंपनी लिखा जाएगा ऑफ मैसर, ठीक है, फॉर द पीरियड। चल, देखो डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, क्या चीज, मैसर, जो सोल प्रोपराइटर को मैसर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे नाम के आगे मिस्टर होता है ना। तो जो व्यवसाय कर रहा है, तो जैसे मान लो कोई भी व्यवसाय कर रहा है, सोहन लाल एंड सन, सोल प्रोपराइटर है, तो मैसर्स सोहन लाल एंड कम कहा जाएगा। तो जो भी सोल प्रोपराइटर बिजनेस होते हैं उनके आगे हमेशा मैसर्स लिखा होता है, ये सम्मान। हाँ, पहले भी लगा लेते हैं, इसमें कुछ कंपलसरी नहीं है। सिंपल सी एक बात समझो, रजिस्ट्रेशन कराओ या नहीं कराओ, इसमें कोई नियम तो है नहीं। ये तब जरूरत पड़ती है जब कोई क्लेम करे। ये देखो डेबिट में आएगा मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, बट आपके लिए आईसीआई कहता है कि कंपलसरी है जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट या फाइनल अकाउंट बनाओ तो किसका है ये, वो मैसर्स लिखना जरूरी है, ठीक है, इसलिए लिखवा रहा हूं। हाँ, डॉट डॉट करना है फिर आप, अगर ये नहीं पता किस नाम का है तो मैसेज करके डॉट डॉट कर जरूर डालना है। चलिए, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ध्यान रखना ये ओपनिंग स्टॉक आएगा हमेशा फिनिश गुड्स का, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक आएगा फिनिश गुड्स का। अगर रॉ मटेरियल का है तो वो भी एड होके आ जाएगा, ये भी मैं एडजस्टमेंट करा। परचेजेस, अभी हम कर रहे हैं ट्रेडर का, कि जब हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ठीक है, बना नहीं रहे कुछ भी, ठीक है। क्रेडिट में आ जाएगा सेल,
यहां आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। खरीदने से संबंधित कोई भी खर्चे करें हमने तो वो यहां आ जाएंगे। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज। तो ये आ जाएगा बैलेंस नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। अब इसमें एडजस्टमेंट देख लो जरा। पॉइंट नंबर 1, नोट कर लिया? जल्दी करो। हाँ जी, हाँ, बोल इसकी जरूरत नहीं है अब। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है। कोई भी अकाउंट बनाएंगे तो लिख दो तो बेटर है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे इस चीज के। नहीं नहीं नहीं, जब आपने अकाउंट लिख दिया इट मीन्स अंडरस्टूड है। क्या क्या बताओ ना। हो गया, चलिए। हाँ जी, अब देखो पॉइंट नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक। जल्दी जल्दी नोट करते चला जाओ फटाफट, बहुत सारा है यार ये पॉइंट्स। ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड, हाँ जी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। क्योंकि हम ट्रेडर हैं, चेयर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ठीक है, पेन खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास, मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग हूं, मान लो मैं लकड़ी लेकर चेयर बनाकर बेच रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास हो सकता है कि लकड़ी का भी स्टॉक हो, यानी रॉ मटेरियल का स्टॉक भी हो सकता है। जो, हाँ, अभी लिखवा रहा हूं सारा, ठीक है। ध्यान से सुनो। अगर मान लो हमने लकड़ी खरीदी और चेयर बनानी है, तो लकड़ी का स्टॉक पड़ा है वो भी लेंगे, जो चेयर का स्टॉक पड़ा वो भी लेंगे। कुछ ऐसा भी होगा कि जो ना तो लकड़ी की फॉर्म में है ना ही चेयर की फॉर्म में है, बीच में है, यानी मैंने चेयर बनानी शुरू तो कर दी पर चेयर अभी कंप्लीट नहीं हुई, ना तो वो वुड है ना ही वो चेयर है। उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसे क्या बोलते हैं हम? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस समझ गए? जो ना तो रॉ मटेरियल है ना ही फिनिश गुड। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप हो, ठीक है। अभी आप सीए नहीं बने तो फिनिश गुड्स नहीं, पर फाउंडेशन में एंटर कर गए, है ना, काम शुरू हो गया, काम तो शुरू हो गया। चलिए, हाँ जी, सेकंड, परचेजेस। इन्हें के अच्छे से नोट बना लेना, एग्जाम टाइम में बहुत काम आएंगे, ठीक है। परचेज में सबसे पहले क्या माइनस करोगे आप? परचेज रिटर्न। नेट परचेज लेते हैं हमेशा, ही ध्यान रखना, ठीक है। जो हमने खरीदा और वो अगर वापस कर दिया तो माइनस कर दोगे। ऑल्टरनेट है, परचेज रिटर्न को ट्रेडिंग की क्रेडिट में भी दिखा सकते हैं, पर बेटर ऑप्शन है परचेज में से माइनस करके दिखाओ ताकि नेट परचेज आ जाए, ठीक है। ध्यान रखना, परचेज का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनो, जो बेचने के लिए खरीद रहा हूं, जैसे चेयर है, चेयर खरीदी बेचने के लिए, पेन खरीदा बेचने के लिए, मोबाइल खरीदा बेचने के लिए, ठीक है, दुकान पर,
अब कई बार क्या होता है, वो टॉपिक हट गया पर कॉन्सेप्ट रहेगा कि मैंने सोचा कि यार अपना बिजनेस बढ़ाता हूं, तो बॉम्बे में एक बंदे से बात कर ली, यार तू एक काम कर, तू मेरी चेयर रख ले और बेच दे, मैं तो मालिक तो मैं ही हूं, ठीक है, तो वो मेरा एजेंट कहलाएगा, वो मेरा एजेंट कहलाएगा। तो अगर मैंने कुछ भी सामान खरीदा है उसको भेजने के लिए, तो वो हमारा परचेज में से माइनस हो जाएगा, वो हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एजेंट को जो माल भेजा, एजेंट को जो माल भेजा, उसने उसमें से, मान लो मैंने, सपोज मैंने 1000 चेयर खरीदी, ठीक है, अपनी दुकान में बेचने के लिए, अपनी दुकान में बेचने के लिए, मेरी दुकान दिल्ली में है, ठीक है। अब इसमें से 200 चेयर मैंने एजेंट को दे दी बॉम्बे में, यार तू बेच लेना, ठीक है। अब उस एजेंट ने 200 में से 180 बेच दी और 20 उसके पास पड़ी हुई हैं, उस पर जो प्रॉफिट होगा वो बिल्कुल अलग दिखाऊंगा मैं, उसका मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होगा। इसको नाम दे देते हैं कंसाइनमेंट, इसको नाम दे देते हैं हम कंसाइनमेंट। तो जो भी मैंने अपनी दुकान के लिए, अपनी दुकान में बेचने के लिए खरीदा है वो आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। समझ में आएगी बात? कंसाइनमेंट का जो बैलेंस आएगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा। मुझे सिर्फ अपना जो 200 मैंने चेयर कंसाइनमेंट पर भेजी हैं अलग अकाउंट बनाऊंगा, और कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालूंगा, वो प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जोड़ूंगा कि प्रॉफिट फ्रॉम एजेंट। पीएल के क्रेडिट में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? ना ना, अभी सेल भी आ रहा है ना, ना तो परचेज आएगी, ना सेल आएगी, ना उसके खर्चे आएंगे, वो एक अलग आइडेंटिटी बन गई। सर ऐसा क्यों, इसी में ना मतलब अलग क्यों कर रहे हैं हम? पहली बात लॉजिक, इसी में हम ना डाल दें, क्योंकि है तो मालिक तो मैं ही हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं जो अपनी दुकान चला रहा हूं दिल्ली में, उससे मुझे मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और 200 चेयर जो मैंने एजेंट को दी, पता लगा भाई साहब उससे तो 40,000 का लॉस है। नहीं, अगर आप नेट बनाओगे तो 60,000 का प्रॉफिट दिखेगा, तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे कि मैं आगे से उसको भेजूं या नहीं भेजूं, वो तो घुस जाएगा ना, उसमें पता ही नहीं चलेगा। ये पता लगनी चाहिए, इसलिए हमने ऐसा अकाउंट बनाया है, ठीक है, कि किससे कितना कमा रहे हैं, सो डैट यू कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। समझ में आ गई बात? चले, तो परचेज में से लेस कर दोगे गुड्स परचेज फॉर सेल ऑन फ्रेंचाइजी एजेंट कंसाइनमेंट बेसिस एटसेट्रा। मतलब कुल मिलाकर इतनी सारी चीजें मैं क्यों याद रखूं, एक ही लाइन याद रखूं ना, सर मैं जो अपनी दुकान में बेचने के लिए खरीद रहा हूं उसको डेबिट करूंगा, बात खत्म, उसके अलावा सारी माइनस करूंगा, ठीक है। अगर मान लो आपकी चेयर की दुकान है, आपने 2 चेयर, आपने 100,000 चेयर खरीदी, ठीक है, उसमें से 2 चेयर अपने घर ले गए, नहीं कि यार घर में बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए बैठने के लिए चाहिए, मैं क्यों बराबर वाले से खरीदूं, मेरा काम है तो मैं अपनी चेयर ही ले जाता हूं, है ना। तो ट्रेडिंग के डेबिट में तो 1000 आ गई, तो जो चेयर अपने घर ले गए वो बिकी तो नहीं, है ना, तो उनको क्या करोगे, माइनस, यानी एंट्री क्या बनाओगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। समझ में आ गया? क्योंकि सर उनके खरीद के पैसे तो आपकी जेब से चले गए, है ना, तो वो बिजनेस में तो यूज हुई नहीं, तो वो मेरी कैपिटल में से कम हो जाएंगे, तो यहां से माइनस कर देंगे।
दोबारा बोलो, 1 मिनट। ऑफिस उसका ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग होता ही पर्सनली उसका है। 1 मिनट, हम कुछ और कहना चाह रहे हैं। ड्राइंग हो गई। अच्छा, मतलब यूज कर रहा है वो, इन हाउस यूज कर रहा है ना, तो वो हमारी एसेट्स है, वो तो हमारी परचेज में आएगी नहीं। वो क्या हमारी एसेट्स है, वो तो मुझे शुरू में एंट्री बनानी थी, वो तो फिर रेक्टिफिकेशन एरर हो गई। समझ में आ गई क्या कह रहे हैं ये, कि मैंने यूज के लिए एसेट्स खरीदी तो चेयर, और मैंने उसको परचेज में शामिल कर लिया, ये तो फिर एरर है ना। तो आप क्या करोगे, एसेट्स को डेबिट करोगे, परचेज को क्रेडिट करोगे, है ना। वो तो आपने कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम में डाल दिया। हाँ, नहीं होता कई बार, तो आपको देखना है। अगर अब ये सारी चीजें पहले हो गई तभी देखना। ठीक है, नोट कर लिया। ये सारी एरर ही होती हैं। हाँ, हो गया, नोट कर लिया। अब मान लो आपकी कपड़े की दुकान है, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स की, कई दिन हो गए सेल ही नहीं हो रही। आपने बाहर बोर्ड लगा दिया, बाई वन गेट वन फ्री। समझ में आ रही बात, बाई वन गेट वन फ्री, एक लो एक पाओ, ठीक है। तो एक के साथ एक फ्री जा रहा है, तो जो फ्री जा रहा है वो तो आपने खरीदा ना, आपको थोड़ा ना फ्री में मिला। नहीं समझे, ध्यान तो सुना, जो आपने फ्री में दिया उसको, वो आपने तो खरीदा ना, वो तो परचेज में शामिल है, बिका तो नहीं। ठीक है, कुल मिला के अगर मैं बात करूं, उस पीरियड में 1000 मैंने खरीदे, बाई वन गेट वन फ्री के हिसाब से भाई साहब सेल कितने की आ गई, 500 की। 500 तो धर्म खाते में चले गए। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सर क्या दिक्कत है, सीधा ग्रॉस प्रॉफिट कम आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जो आपने फ्री में बांटे, क्यों बांटे फ्री में, खुश हो जाएं लोग, है ना, और लोग दोबारा आए। इट इज सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, तो हम इसको पीएल के डेबिट में दिखाएंगे, हम इसको कहां दिखाएंगे, पीएल के डेबिट, राइट। तो यहां से माइनस कर दो, गुड, डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल स्कीम। ठीक है भाई, फ्री सैंपल बांटे वो भी एडवर्टाइजमेंट है, कोई स्कीम में लगा दिया वो भी एडवर्टाइजमेंट। तो एंट्री के हिसाब से मैं बात करूं तो क्या बनेगी मेरी एंट्री, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज में से कम हो गया और एडवर्टाइजमेंट में चला गया, और एडवर्टाइजमेंट पीएल में चला जाएगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। समझ आ गया, तीसरा एक्सपेंस, ठीक है, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी रिलेटेड टू परचेज, रिलेटेड टू परचेज, खरीदने से संबंधित। ठीक है, जैसे कार्टेज हो गई,
ठीक है, कैरीज इनवर्ड, ध्यान रखना। इन इन यानी खरीदा फैक्ट्री में आया, ठीक है। आउट यानी फैक्ट्री से कस्टमर के पास गया, तो वो सेलिंग का खर्चा होगा। क्लियर बात? नहीं नहीं नहीं, कार्टेज अकाउंट है। मिसलेनियस तो मिले जुले हो गए जो हमने परचेज से संबंधित नहीं करे, ठीक है। फ्रेट, हाँ, ठीक है, ऐसा। फ्रेट हो गया, कार्टेज हो गया, कैरीज हो गया, कोई भी नाम हो सकते हैं, सारे एक ही बात है, नाम अलग अलग है। वो ऑक्टोर ही होता है, ठीक है। रेलवे वाले फ्रेट को ऑक्टोरी के नाम से जाने जाते हैं। हाँ जी, सेल्स इंक्लूड ओनली सेल इन ओन शॉप, बस ऐसे ध्यान रखो, जो अपनी दुकान में बेची, ठीक है। यानी इसमें क्या शामिल नहीं है, अगर हमने एजेंट को दिया और उसने माल बेच दिया तो वो सेल नहीं आएगी, ठीक है। सेल फ्रॉम एजेंट, एजेंट का मतलब होता है कंसाइनी, ठीक है। एजेंट का मतलब होता है कंसाइनी, फ्रेंचाइजी, ठीक है, वो नहीं आएगी इसमें। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, समझ गए? परसों समझाया था, दोबारा समझा देता हूं, है ना, कि भाई कस्टमर आया, दोबारा सुन लो फटाफट। कस्टमर आया, ठीक है, बाहर जाने लगा, अब हम दुकान पे बैठे थे, मालिक हैं, अरे रामलाल जी क्यों जा रहे हो? तो अरे सामान ले जाओ, घर पे दिखा देना, भाभी जी को पसंद आए, बच्चों को पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापिस दिखा, अपनी दुकान है, ले तो जाओ, ठीक है। तो 15 दिन का, 20 दिन का, हफ्ते का टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, जिस दिन हम भेजते हैं उसको, उस दिन हम सेल मान लेते हैं, जिस दिन हम भेजते हैं उस दिन हम क्या करते हैं, सेल मान लेते हैं। एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, ये हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा समझ आ रहा है, जल्दी हाँ करो। डेटर डेबिट टू सेल, जिस दिन हम डिस्पैच कर रहे हैं ना, उस दिन हमने सेल मान ली, ठीक है, किससे, सेलिंग प्राइस से। अब 31 मार्च को मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, अगर 31 मार्च से पहले इंफॉर्मेशन आ गई, हाँ यार मुझे तो पसंद नहीं आ रहा था, तेरी भाभी को पसंद आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिक गया मेरा माल, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्यों नहीं करना, तो माल बिक गया तो सेल की एंट्री नहीं करोगे? हाँ कर दी ना, जिस समय भेजा उसी समय कर दी थी। अब 31 मार्च तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई और मैं फोन कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी टाइम पीरियड बचा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी सेल नहीं मान सकते हम उसको, अभी मुझे इसकी रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी, ठीक है। सेल्स को डेबिट कर दो, यानी कम कर दो, और डेटर्स को क्रेडिट कर दो, सेलिंग प्राइस से रिवर्स। बट क्योंकि गुड्स तो चला गया मेरे पास से, तो क्लोजिंग स्टॉक तो कम हो गया मेरा, जबकि है तो मेरा ही माल, परचेज मेरी बढ़ी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा कस्टमर के पास है, मेरे पास ही है, स्टॉक
लाइंग, इसको लिखेंगे स्टॉक लाइंग विद कस्टमर, स्टॉक लाइंग विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। किससे? कॉस्ट प्राइस। समझ आ गई बात? क्लियर है? हम ये मान कर चलेंगे कस्टमर के पास जो माल पड़ा है वो मेरी दुकान पे पड़ा हुआ है, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखा दोगे। ठीक है? जो रेंट पे जाता है सामान वो तो अलग बिजनेस, वो ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा ना है वो अलग। उसमें तो बस हम अलग अलग ही अकाउंट्स खोलेंगे और उसका प्रॉफिट निकाल के फिर इसमें डाल देंगे, प्रॉफिट फ्रॉम रेंटल इनकम। नोट कर लिया? जिस समय इंफॉर्मेशन आई, हमारा एएस है 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, तो वो ये कहता है कि जिस मोमेंट पर आपको पता लगे कि रेवेन्यू आपके हाथ में आ गई उस समय मानो, ये तब मानो। ठीक है ना? मतलब कहने का तो इसका एग्जाम्पल ये देते हैं समझाने के लिए कि बेटी की शादी तब मानो जब वो विदा हो जाए, उससे पहले मत मानो। समझा? कि चाहे रोका सेरेमनी हो गई चाहे सगाई हो गई, ये यानी पैसे आने ड्यू हो जाए ना बस तब भी मान सकते हो आप यहां पर उससे पहले नहीं। खटाई में ऐसा मामला। आगे चलो, नोट कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट कहां तक आ गए थे? वर्किंग नोट 4 हो गए थे, चार चार हो गए ना। 5वां, एनी गुड्स लॉस्ट बाय फायर और स्टोलन। ठीक है? मान लो भगवान ना करे दुकान में आग लग गई, ठीक है, चोर ताला तोड़ के चोरी करके ले गए, ठीक है, तो हमारा लॉस हो गया। ये गुड्स का लॉस हुआ, सामान ही तो लेके जाएंगे। ठीक है? आ सकता है कैश पे ले जाए, वो बात में देखेंगे। अगर कोई गुड्स हमारा चोरी हो गया या आग लगने से हमारा नष्ट हो गया, तो इसका मतलब जो ट्रेडिंग की परचेजेज है, ध्यान से सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने परचेज 1000 यूनिट खरीदे और मैंने बेच दिए 900, तो क्लोजिंग स्टॉक 100 बच जाने चाहिए, तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। पर 100 बचे नहीं, वो जो 100 थे उनमें आग लग गई, 100 बचे थे उसमें आग लग गई। ठीक है? तो मेरा नुकसान हो गया। क्या करोगे? अब ध्यान से देखो, वो परचेज में इंक्लूड है पर बिके नहीं, उनसे प्रॉफिट और लॉस अलग निकालोगे, उसको भी आप परचेज में से माइनस कर दोगे। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। नहीं, माइनस नहीं करना, मतलब क्रेडिट में दिखा देना है। कॉन्सेप्ट है माइनस करने का, पर दिखाते इसको अलग है। अगर एग्जैक्ट माइनस करना होता तो मैं ऊपर ही करवाता आपसे। ठीक है? माइनस करने का समझना है, माइनस करना नहीं है, क्योंकि मुझे अलग दिखाना है, जिसको शो करना है अलग से। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा अब नॉर्मल लॉस, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लॉस बाय फायर और बाय स्टोलन। इतने रुपए का सामान नष्ट हो गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ गया, यानी परचेज रिड्यूस हो गई अपने आप, यानी वो परचेज डेबिट में आ गई अल्टीमेटली जो बिकी है। समझ में आ गई? अब मान लो 20,000 रुपए का सामान लेट से नुकसान हो गया, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आके तो परचेज को नलीफाइड कर दिया ना आपने, यहां डेबिट था यहां क्रेडिट हो गया बेसिकली, पर है तो नुकसान, है तो नुकसान। ठीक है? तो इसको हम इस नुकसान को फिर पीएल में ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, राइट, छोड़ दो, ऊपर वाला समझ आ गया, इसको छोड़ दो ना। मान लो मैंने 1000 यूनिट खरीदे, मैंने 900 बेच दिए, तो 1000 की परचेज डेबिट में आ जाएगी, 900 के सेल क्रेडिट में आ गई। 100 बच जाने चाहिए, अगर 100 बच गए तो फिर तो सही है, क्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, पर 100 बचे नहीं। ठीक है, तो उसमें आग लग गई तो वो जीरो हो गए, है ना। अब मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, तो परचेज डेबिट है 100 से, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट तो होता है कि जो मैंने खरीदा और बेचा उस पर प्रॉफिट। तो मुझे इन 100 को जो आग लगने से नष्ट हो गए परचेज में शामिल हैं तो हटाना है, ताकि मेरा जीपी सही हो। तो इसलिए मैंने यहां दिखा दिया एबनॉर्मल लॉस, है ना। बस एबनॉर्मल लॉस लिखने का मतलब है परचेज में से हट गया, पर है तो मेरा लॉस। अभी तक लॉस कहां काउंट हुआ, अब उसको मैं पीएल में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मेरा करंट का नेट प्रॉफिट कब हो गया ना, इसलिए एंट्री बन गई है पीएल डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ गई बात में, पक्का। अब कई बार ये मान लेते हैं 20,000 रुपए, लेट से 20,000 रुपए। अब कई बार क्या होता है कि कई बार क्या ज्यादातर कि हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ होता है, हमने इंश्योरेंस कराया होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी तो कुछ पैसा दे देगी। मान लो इंश्योरेंस कंपनी से 12,000 रुपए आ गए, तो मेरा लॉस तो 8,000 का ही हुआ। तो मैंने पहले पूरा 20,000 रुपए डेबिट में दिखा दिया, पहले मैं पूरा 20,000 डेबिट में, अब जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला वो क्रेडिट में दिखा दूंगा बाई इंश्योरेंस कंपनी। तो एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू पीएल। ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लेम ड्यू, ड्यू है ना, नहीं तो बैंक आ जाता। बैंक कभी नहीं आता, क्यों नहीं आता बैंक, क्योंकि वो तो अभी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, और पता नहीं कब दें, जब देंगे तब करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। मांगा है, देंगे नहीं, सेटल नहीं होता। ये ड्यू का मतलब सेटल्ड, ड्यू का मतलब सेटल्ड, सेटल्ड हो गया। ठीक है, और जिस समय रिसीव्ड होगा, और ये ध्यान रखना ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन में हो सकता है कि नुकसान तो 20,000 रुपए का हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी आपको 22,000 रुपए दे दे। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, पर थ्योरी में क्वेश्चन वाला हो सकता है दे दे आपको, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट में 22,000 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली भी कई बार ऐसा हो जाता है, कब, जब हमें तो पता है मेरी चीज की कीमत 20,000 रुपए है, मैं इंश्योरेंस वालों को कहता हूं ये तो 50,000 का माल था। ठीक है, वो किस तरह से मैनिपुलेट करके उनको 50,000 समझा के 25,000 का क्लेम ले लेता हूं, तो है तो 20,000 की, तो जितना क्लेम मिला वो क्रेडिट दिखा दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये ऐसा मत सोचना कि सॉरी तो ये कैसे हो गया, हो सकता है। ठीक है, जब इंश्योरेंस क्लेम मिले तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी रिसीव्ड। समझ आ गया, नहीं मिले तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड में, जब तक नहीं मिलता तब तक बैलेंस शीट में आ जाएगा। हो गया, चलिए वर्किंग नोट
कब तक आ गए थे? 5 हो गए ना? 6। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सबसे पहले बात तो ध्यान रखना, फिनिश गुड्स का ही आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखते हैं कॉस्ट प्राइस और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। इस पे दिखाते हैं, मतलब ध्यान से सुनो। मान लो क्या है, आपने टाइल्स खरीदी। आपने क्या करा? टाइल खरीदना बेचना आपका काम है। ठीक है। अब टाइल बच गई, तो साल के अंत में पता लगा यार ये तो साल के शुरू में खरीदी थी, अब तो ये बिकी नहीं पूरे साल भर। समझो। और अब मैं सोच रहा हूं कि मैंने तो यार ये 1 लाख रुपए की खरीदी थी टाइल, नहीं बिकी, पर ये आज की डेट में आउट ऑफ फैशन हो गई। इस तरह की टाइल बाजार में कोई अब लेता ही नहीं है। तो अगर मैं इसको बाजार में बेचने जाऊंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूं, तो 20 रुपए में बिक जाएंगी। ठीक है। तो इसका मतलब एक तरीके से मुझे 80 हजार का लॉस हो गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट को कम करेगा। यानी मैं क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख नहीं दिखाऊंगा, 20 हजार दिखाऊंगा। मैं क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाऊंगा? 20 हजार। बात समझ में आ गई? क्लोजिंग स्टॉक शुड बी प्रेजेंट कॉस्ट और नेट। नेट, अच्छा, नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मान लो 25 हजार में बिक रही है और एजेंट को 5 हजार कमीशन दे रहा हूं, नेट तो मेरे पास कितने आएंगे? 20 हजार। समझ में आ गई बात? तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होगा? हाँ जी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस फॉर सेल, लाइक कमीशन। लाइक कमीशन। हो गया? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाओगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में बाद में। ठीक है, पर ध्यान रखना। हो गया ये? अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक appears in ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस भी दे रखा है। ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ? भाई पहले जर्नल एंट्री, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस। मान लो यहां दे रखा है, यहां दे रखा है। ठीक है। क्या एंट्री पास होगी बताओ? ट्रेडिंग में। क्यों? रीजन बताना। लॉजिक। हाँ जी। नहीं, वो तो ठीक है, ट्रेडिंग में क्यों नहीं जा रहा? परचेज है, परचेज विद लेजर अकाउंट है। सेल्स है, सेल्स विद लेजर अकाउंट है सारे। ध्यान से सुनो, ये जाएगा सिर्फ बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं? जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस में आया है तो इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री बन चुकी होगी। ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में आया है तो इसका मतलब जर्नल एंट्री बन चुकी होगी। क्या बनी होगी जर्नल एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज।
ठीक है, ये एंट्री ऑलरेडी पास जाएगी, तभी ट्रायल बैलेंस में आया, तो इसका मतलब परचेज में तो ऑलरेडी माइनस हो गया, तो अब ट्रेडिंग में क्रेडिट में दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन ओनली प्रेजेंट इन बैलेंस शीट एज एन एसेट। नोट कर, समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं, अगर मान लो ट्रायल बैलेंस में आ गया है तो इसका मतलब है कि एक एंट्री पास हो गई तभी ट्रायल में आया, बगैर एंट्री के ट्रायल में आ नहीं सकता। तो एंट्री क्या बनी होगी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज, इसका मतलब परचेज में से ऑलरेडी माइनस हो गया, तो अब दोबारा माइनस करने की जरूरत, ट्रेडिंग का क्रेडिट दिखाने का मतलब परचेज में से माइनस करना ही तो हुआ। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराता है। हाँ जी, हैं, मिल गया ना? इसलिए कह रहा हूँ मुझे बता दे करो, मैं हाथ के हाथ बोलूंगा ना इनको। हो गया, नोट कर लिया? चलिए, इसके बाद ये हमने क्या बनाया था, हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। जब वो लिखने मैंने लिखा नहीं, सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो, जो भी मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो यहां आ जाएगा, लॉस लॉस होगा तो डेबिट में, जितने भी हमारे खर्चे हैं इनडायरेक्ट वो डेबिट में आ जाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह खर्चे पे नहीं करते, बट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम। ठीक है, कोई बैड डेट्स हुआ हो, कोई प्रोविजन बनाया हो, ठीक है, कोई इनकम रिसीव्ड हुई हो, अभी समझा। ये आ जाएगा बाकी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, हो गया? नोट कर ली? इसके बाद बनाएंगे हम सिंपल बैलेंस शीट।
हाँ जी, बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, डेटर, ठीक है, कैश, जो भी एसेट्स होगी हमारी, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर क्रेडिटर्स, लोन, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर माइनस ड्रॉइंग, ये नेट बैलेंस। सोल प्रोप्राइटर है ना, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो बनती है उसमें आता है जैसे। हो गया? हो गया भाई? हो गया, चलो। देखो, एक होता है हमारा बैड डेट, इसका मतलब होता है कितने पैसे हमारे मारे गए, निश्चित हो गया कि वो पैसे अब नहीं देगा हमारे को, ठीक है, तो लेने थे अब नहीं मिलेंगे, तो डेटर्स मेरे कम हो जाएंगे, है ना, तो क्या एंट्री बनेगी बेसिकली? बैड डेट्स, लॉस है, डेबिट कर दो, डेटर्स कम कर दोगे क्योंकि अब इतने पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो मान लो 1000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, तो 1000 रुपये का नुकसान हो गया, नुकसान को डेबिट करते हो, तो अब जिससे लेने से नहीं मिलेंगे तो डेटर्स को रिड्यूस कर दोगे। समझ आ गया? तो ये नुकसान कहाँ ट्रांसफर करोगे आप? पीएल। बोलो, समझ आ गई बात? हाँ जी, क्लियर। अब कई बार, हाँ, बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस कर दोगे और 1000 रुपये पीएल की डेबिट में दिखा दोगे, ठीक है। बोलो, समझ आ गया? दूसरी बात, कई बार हम सोच के चलते हैं यार ये आदमी ना, इसकी नीयत खराब हो रही है, ये पैसे नहीं देगा, ठीक है, तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है
पहले से प्रोविजन बना के चलो ना, मतलब पहले से ही आप प्रॉफिट का एक हिस्सा उठा के रख लो कि जब ये पैसे नहीं देगा उसमें से सन सहन कर लेना। ठीक है, तो आप प्रोविजन बना लेते हो। प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, मान लो एट द रेट ऑफ 10%। आप ये मान के चलते हो कि किसी से 100 रुपए लेने हैं तो शायद वो 10 रुपए नहीं देगा। ठीक है, पर ये ध्यान रखना सबसे पहली बात, ठीक है, ऑलवेज क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑन, हाँ जी, किस पर? नहीं, डाउटफुल डेब्ट। हाँ जी, क्या कर रहे हो? नहीं समझ में दोबारा। सब, हाँ सबके लिए नहीं बना सकते ना। अब चिंकी का पता है कि वो पैसे दे देगी, तो क्यों बनाओ उसके ऊपर? ठीक है, चोनू का पता है कि पैसे मारे गए, तो उस पर क्यों बनाओ, तो पूरे ही मारे गए। अब समझ में आ गई? तो मैंने दो बातें बोली, क्या? जो गुड डेटर्स हैं, जो गुड डेटर्स हैं उस पर नहीं बनाओगे, और जो प्योर बैड डेटर्स हैं उस पर नहीं बनाओगे, डाउट पे बनाओगे ना। बस फिर, यानी डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, माइनस बैड डेट एडजस्टमेंट वाले। ट्रायल बैलेंस वाले नहीं, क्यों सर? ट्रायल वाले तो ऑलरेडी माइनस हो चुके होंगे, ट्रायल में आया तो एंट्री बन चुकी होगी मेरे भाई। ठीक है, माइनस गुड डेटर, जिनका पता है, इन पर शक मत करो, ये तो पैसे दे, ये तो रिश्तेदार हैं, ये तो पैसे दे ही देंगे। ठीक है, वैसे वो अलग बात है कि रिश्तेदारी पैसे मारते हैं। ठीक है, पर गुड डेटर्स अगर हो तो माइनस कर दो, इनको बोलेगे डाउटफुल डेप्ट। इन्हें क्या बोलोगे आप? डाउटफुल। इन पर बनाओगे प्रोविजन। ठीक है, क्योंकि होता ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है। ठीक है, जो ए रकम आएगी इसका 10% बनाओगे। एंट्री क्या पास होगी? एंट्री बताना। पहले पीएन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कहां से चार्ज करोगे? बैड डेट से। हम्म, हम्म। अगर कोई बैड डेट्स हम पीएल में नहीं डाल रहे, वो वाले जो बैड डेट्स हो गए ना, ठीक है, अगर हमने ऑलरेडी कोई प्रोविजन बना रखा है वो वाला, ये ऑलरेडी प्रोविजन का। और जो नया प्रोविजन बनाओगे उसकी एंट्री बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये न्यू प्रोविजन।
और ये फिर डेटर्स में से माइनस कर दोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये कंफ्यूजिंग तो नहीं है। ये कोई अगर हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविजन है तो बैड डेट पीएल में से ना ट्रांसफर करके प्रोविजन में से सेट कर देते हैं। ठीक है, नया प्रोविजन बनाते हो तो पीएल में से बनाओगे, पीएल डेबिट टू प्रोविजन, और वो प्रोविजन बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस कर दो। ठीक है, हो गया। हाँ जी, अगर हम डेटर्स पर डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर डेटर पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं कि चलो आप पेमेंट कर दोगे तो आपको 5% का हम आपको क्या दे रहे हैं, छूट। तो ये जान रखना, ये प्रोविजन अगर हम बना रहे हैं डिस्काउंट का, तो ये किस पर बनाएंगे, नेट डेटर्स पर। ठीक है, ये किस पर बनाओगे हमेशा, मतलब ध्यान से देखो, डेटर एज पर ट्रायल बैलेंस माइनस बैड डेट एडजस्टमेंट वाले माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट, तब जो डेटर्स आएंगे नेट, इस पर बनाओगे आप। ठीक है, हो गया। समझ आ रहा है? क्या कह रहे हैं, हटा दूं आगे। अगर हमने कोई इनकम टैक्स पे किया है, जाहिर सी बात है कि सोल प्रोपराइटर है, कमाएगा तो टैक्स भी देगा सरकार को। ठीक है, क्या एंट्री बनाओगे, इनकम टैक्स का खर्चा फर्म का खर्चा नहीं होता, ड्राइंग होती है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स।
है जो फर्म का सोल प्रोपराइटर में ध्यान रखना, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो फर्म और सोल प्रोपराइटर एक ही है। तो फर्म का जो टैक्स होता है वो पर्सनल जिम्मेवारी है सोल प्रोपराइटर की। मतलब सोल प्रोपराइटर की जिम्मेवारी है कि वो जो प्रॉफिट घर ले जा रहा है उसमें से टैक्स दे, इसलिए ड्राइंग मानी जाती है। इट्स नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ फर्म टू पे इनकम टैक्स, क्योंकि फर्म ने कहा कि तुम मुझे पैसा दो, हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे। ठीक है, उस पर टैक्स देना तुम जानो, सरकार जाने, ये मत। क्यों? चलो एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। ऑन 1 अप्रैल 21 को, फटाफट करके दिखाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 40,000 के, और डेटर 15 लाख के हैं। बैड डेट 1 लाख का है। क्रिएट प्रोविजन और बैड डेट 5%। ये तीनों ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, नया प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का, करो। मतलब आपको बताना कितने का प्रोविजन पीएल में डालूं। यहाँ से ये समझना कि ये जो बैड डेट्स हैं ये एडजस्टमेंट में है। करो। हम्म, और बताओ। हाँ, और बताओ किसका आ रहा है, कितना आ रहा है? 73, 72। चलो मैं बता रहा हूँ, छोड़ो। 70,000 देखो,
डेटर्स हमारे कितने हैं? 15 लाख के। ठीक है। बैड डेट्स कितना होगा? 1 लाख का। हाँ जी। डेटर्स हमारे हैं 15 लाख के। प्योर बैड डेट्स कितने हैं हमारे? 1 लाख के। तो इसका मतलब डाउटफुल डेट्स कितने हैं? 14 लाख। इस पर प्रोविजन बनाओगे नया? 5%। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? हाँ जी। 70,000। पीएल में कितना आ रहा है तुम्हारा? पीएल में कितना लॉस लॉस आएगा? पीएल में कितना डालूं? देखो, 1 लाख का बैड डेट्स हुआ है। ध्यान से देखो इधर। 1 लाख का बैड डेट पहले पुराने प्रोविजन से राइट ऑफ करोगे। वैसे ही समझ रहे हो ना? ध्यान से सुनो, गलत कर रहे हो। हमारा बैड डेट कितना है हमारा? तो ये 1 लाख का पीएल में जाएगा। ठीक है। ये ऐसे समझो कि ये 1 लाख रुपए इससे सेट ऑफ होगा पहले। तो प्रोविजन मेरा शॉर्ट कितना पड़ रहा है? 60,000 का। है ना? तो जो शॉर्ट पड़ रहा है वो पीएल में डालूंगा। और नया प्रोविजन 70,000, तो 31 डालूंगा ना पीएल में तो। ठीक है। राइट भाई। ऐसे समझ लो वापस। ऐसे समझ लो। ये बैड डेट्स पीएल में जाएंगे। ये वाले बैड डेट्स पीएल में जाएंगे। ठीक है। नया प्रोविजन पीएल में जाएगा। कितना नया प्रोविजन? बोलो। नया प्रोविजन पीएल में जाएगा। पुराने की जरूरत नहीं है, इसको वापस भेज दो। कितना है? 40। तो नेट अपने आप आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? आप जनरल एंट्री से जो पुराना प्रोविजन था उसकी मुझे जरूरत नहीं है, पहले तो उसको भेज दो पीएल में। तो एंट्री क्या बनी? हाँ जी। प्रोविजन फॉर बैड डेट टू पीएल। पुराने प्रोविजन को पीएल में भेज दिया करो। कितना है? 40। जो बैड डेट्स हुआ उसकी एंट्री बनाओ। बैड डेट्स डेबिट टू डेटर। कितना है? ये बैड डेट्स कहां जाएगा? अब नया प्रोविजन बनाओ। नए प्रोविजन की एंट्री क्या बनेगी? नए प्रोविजन की एंट्री कितना है? बोलो, समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी। एक और तरीका समझ लो। आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बना लो। ये लैप्टी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा। क्लोजिंग बैलेंस ऐसे होगा। ठीक है। कोई बैड डेट्स राइट ऑफ करोगे तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स और बैलेंस बाकी पीएल से चार्ज हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है देखो। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40। क्लोजिंग कितना है? 70। बैड डेट्स कितने राइट ऑफ कर रहे हो?
1 लाख अपने आप कितना आ जाएगा? 31 पहले ये पीएल से राइट ऑफ हो जाएगा। समझ आ गया? नहीं नहीं, नेट 31 आ तो गया। तो ध्यान से देखो, अगर हमने सारा डाला था, ये रहा, तो यहाँ पर बैड डेट डाल दिए 70,000, डाल दिए 40, तो नेट 31 आया ना। या तो 31 डालोगे या 1 लाख, ऐसा तो नहीं ये भी डाल दोगे 31 भी डाल दोगे तो 260 हो जाएंगे। समझ आ गया? फटाफट करके दिखाओ जल्दी। ध्यान से करना जरा। करो ध्यान से। हो गया? रकम चेंज कर दिया मैंने, एक्सेस प्रोविजन है ऑलरेडी। ठीक है, घूम गए क्या? जैसे मर्जी कर लो। एक की बात है, जैसे मर्जी कर। कराऊं क्या? हर तरीके से। देखो, पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बना लो। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, कितना है? ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख का 5% कितना होता है? सॉरी, 15 लाख में से 1 लाख गए, 14 लाख का 5% कितना? बैड डेट पर कितने? 1 लाख। पीएल में कितना जाएंगे? कितने? 5 पीएल। समझ आ गया? दूसरा, पीएल अकाउंट, ये बैड डेट जाएंगे। बैड डेट डेबिट टू डेटर, इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, है ना। और फिर ये बैड डेट्स पीएल में भेज दो। कितने? 1 लाख। पुराने वाले प्रोविजन की जरूरत नहीं है, वापस भेज दो।
कितना, और नया प्रोविजन बनाओगे पीएल से आ जाएगा कितना, 70। अल्टीमेटली तो वही आ गया, बोलो ठीक है। या रुको, आप थोड़ा क्रक समझ लो ना। 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है। पहले से मैंने कितने उठा के रखे हुए थे, 1,20। तो इसका मतलब 1,20 में से सेट कर लोगे। तो अभी भी मेरे पास पुराना प्रोविजन कितना चला आ रहा है, 20,000। यानी वो शॉर्ट तो नहीं है ना, मतलब पुराना प्रोविजन मेरा चला आ रहा है कितना, 20,000 का। पुराना प्रोविजन चला आ रहा है कितने का, और नया क्रिएट करना है मुझे 70,000 का, है ना। तो अब पीएल से 50,000 ही तो लूंगा, ठीक है। पुराना प्रोविजन 20 का चला आ रहा है, उसको 70 लाना है। पुराना डब्बा, मेरी गुल्लक, मेरा बक्सा, उसमें 20,000 पड़े हुए, उसको 70 रखने हैं। अब समझ लो लॉजिक प्लीज। ये, हाँ जी क्या कह रहे हो, ये मेरा 20,000 तो ऑलरेडी है ही, और ये रखने कितने हैं मुझे, 70 रखने हैं। तो पीएल से कितने डालोगे, नहीं भाई, भाई आपके बैंक में ये 70,000 होने चाहिए, ऑलरेडी कितने हैं, तो पिताजी से कितने लोगे, बस समझ में आ गया हो, बोलो। और भी किसी और से समझाऊं तरीके से।